कैसे हो भाई प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। क्या हाल चाल है? क्या आप सभी को मेरी आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही तो एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे, फिर हम सब लोग सेशन को स्टार्ट कर लेंगे जल्दी से। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, राधे राधे। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं। तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार। लास्ट में हमने कौन से कंट्री के बारे में बात कर रहे थे, एक बार वो बता दीजिए कि हम लास्ट में सर इसके बारे में बात कर रहे थे, फिर वहीं से चीजों को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेपाल करना है सर, चलो ठीक है। आज मैं अपने घर पे आया हुआ हूँ, इसलिए क्लास आपकी घर से होगी, तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसी ऊर्जा के साथ में उसी तरीके से हम लोग क्लास को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो हम वहीं से चीजों को स्टार्ट करेंगे। हम नेपाल देश के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको समझेंगे। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? भारत के जस्ट ऊपर आप देखेंगे बगल में ये बड़ा मानचित्र है, शायद आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर जो देश है, इस देश का नाम क्या भैया? तो इस देश का नाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस देश के नाम? तो इस देश का नाम हो जाएगा, याद रखना, नेपाल हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, फर्स्ट पहला ही पॉइंट बिल्कुल आप इसमें लिखेंगे, लिखिए नेपाल एक स्थल रुद्ध देश है। नेपाल एक स्थल रुद्ध देश है। इट इज अ लैंडलॉक कंट्री। नेपाल एक स्थल रुद्ध देश है। नेपाल इज अ लैंडलॉक कंट्री। जी हाँ, बिल्कुल मैंने समझ लिया, आप सब लोगों के कमेंट देख रहा हूँ, लिख लिख के पढ़ाएंगे। ठीक है जी, उसी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेपाल क्या है कि लैंडलॉक कंट्री है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया, सर लैंडलॉक का मतलब क्या है? जैसे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, इधर से ऊपर से चाइना है, इधर से आप देखेंगे भारत है, इधर से आप देखेंगे यहाँ से भूटान है, इधर से आप देखेंगे घिरा हुआ, मतलब नेपाल की कोई भी सीमा किसी भी विशेष बड़े कोई प्रमुख नदी है या कोई प्रमुख सागर वगैरह है, किसी से नहीं घिरे हुए। आप देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से इस तरीके से नेपाल की सीमा है, यानी देशों से घिरा हुआ है। स्थल रुद्ध देश, लैंडलॉक देश उन देशों को कहते हैं, ऐसे देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरे होते हैं उन्हें स्थलरुद्ध देश कहते हैं। उनको क्या कहते हैं भैया? उनको स्थलरुद्ध देश कहते हैं। तो नेपाल क्या भी है? स्थलरुद्ध देश है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसे इसे बफर स्टेट भी कहते हैं, BUFFER। इसे बफर स्टेट भी कहते हैं। नेपाल इज ऑल्सो नोन एज बफर स्टेट। इसे बफर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको बफर स्टेट भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों भैया? ऐसा क्यों सर, बफर स्टेट क्यों कहते हैं? अगर आप कायदे से देखें, ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा अनु, बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, क्यों चिंतित हो रहे हैं। जैसे बफर स्टेट ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ऊपर क्या है, चाइना, और नीचे क्या है, इंडिया। दोनों ही क्या है? दोनों ही प्रमुख ऐसे देश हैं, और ये दोनों ही हमेशा, और मतलब कई बार युद्ध हो चुका है दोनों देशों में। दोनों देशों के बीच में क्या, कई बार युद्ध हो चुका है। यानी दो परस्पर दुश्मन वाले देशों के, या दुश्मनी या वैर वाले देशों के बीच स्थित जो भूखंड है, उसको बफर स्टेट कहते हैं। बफर स्टेट का मतलब होता है एक प्रकार से कि अगर इन दोनों देशों में युद्ध की स्थिति बनी रहेगी तो उस युद्ध से अछूता नहीं रहेगा कौन सा भैया? वह जो बीच का देश है। इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया? इसलिए इसको बफर स्टेट कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा भारत और नेपाल
भारत और नेपाल पड़ोसी देश हैं। इंडिया एंड नेपाल आर नेबरर कंट्री। पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश हैं तथा नेपाल भारत के साथ, नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है। भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो नेपाल एक स्थलुद्ध देश है, इसे बफर स्टेट कहते हैं। भारत और नेपाल पड़ोसी देश हैं। इंडिया एंड नेपाल आर नेबरर कंट्री एंड ऑल्सो नेपाल शेयर, या इंग्लिश में देयर इज अ बॉर्डर 1751 किलोमीटर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की होती है। अब बात करें भैया कौन कौन से राज्य हैं, तो भारत के आप देखिएगा तो लिख लीजिएगा भैया कि भारत के उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सिक्किम राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इंडिया स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम टच द बॉर्डर फ्रॉम नेपाल या शेयर बॉर्डर विद नेपाल, कुछ भी लिख सकते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रख लीजिएगा ये 5 राज्य हैं। अगला अपन लिखेंगे, देखिए नेपाल और भारत के बीच, नेपाल और भारत के बीच काला पानी विवाद है। काला पानी विवाद है। काला पानी विवाद है। There is a Kalapani dispute between India and Nepal. There is a Kalapani dispute India and Nepal. काला पानी डिस्प्यूट है। क्या हो जाएगा भैया? काला पानी डिस्प्यूट है। अब आप कहेंगे सर काला पानी है क्या वास्तव में? तो काला पानी आप देखेंगे तो एक 33 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र को लेकर के विवाद है। तो विवाद तो बने रहते हैं भैया, है ना। उसकी कोई काला पानी मतलब कोई पानी नदी नहीं है, कुछ वो वाला काला पानी नहीं, अंग्रेजों के जमाने का नहीं। यह एक छोटे से 33 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया का नाम है, बस। ठीक है, अगला अपन लिखेगा, नेपाल को हिमालय का वरदपुत्र कहा जाता है। लिखेगा नेपाल को हिमालय का, हिमालय का वरदपुत्र कहा जाता है। नेपाल इज नोन एज, नेपाल इज नोन एज, वरदपुत्र को वरदपुत्र लिखते हैं, वरदपुत्र ऑफ हिमालय। ठीक है, नेपाल को हिमालय का वरदपुत्र कहते हैं।
भरतपुत्र का मतलब क्योंकि हिमालय की गोद में बसा हुआ है, प्रदूषण बहुत कम है, अच्छे लेवल पे, मतलब सन कहते हैं, मतलब टॉप सन, ऐसा इसका एक अर्थ भी निकलता है। ठीक है, वरद पुत्र बेटा, भरतपुत्र नहीं, वरद पुत्र। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, नेपाल की संसद का नाम, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, राष्ट्रीय पंचायत है। द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल इज राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर यही नेपाल में है। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर यही नेपाल में है। लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला था नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल इज राष्ट्रीय पंचायत। उसके बाद मैंने बोला विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर यही नेपाल में। द वर्ल्ड फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन काठमांडू नेपाल, मतलब नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। कहां पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। ओके, समझ में आ गया एक चीज, कोई इशू तो नहीं है। तो यह नेपाल के बारे में कुछ खास क्वेश्चन है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। सबकी समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड ये, जी हाँ पहली स्लाइड है, अभी इतना ही आपको पढ़ाए हैं। पीडीएफ एज इट इज ऐसी आपको दे दी जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं आता? सभी लोग यस कमेंट कर देंगे कि हाँ सर क्लियर है। और इतने सारे बच्चे देखते हैं, क्लास एंड होने के बाद आप लोग फीडबैक नहीं देते हो, गलत बात है। आप सब लोग फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है भैया, चलेंगे। और जितने भी आप लोग बीपीएससी वाले हो, जितने भी आप लोग बीपीएससी पढ़ रहे हो, अगर आपके पास टाइम है, 4 बजे मेरी क्लास लाइव चलती है। क्या? 4 बजे मेरी क्लास एक लाइव चलती है एसएसटी की। 4 बजे मेरी क्लास एसएसटी की लाइव चलती है। हालांकि वो क्लास, उस पर थंबनेल लगा होता है सी टेट का। किसका थंबनेल लगा हुआ? सी टेट का। लेकिन क्योंकि मैं उस क्लास में क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं उस क्लास में एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। मैं उस क्लास में क्या पढ़ा रहा हूँ भैया? एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। तो आप उस क्लास को ध्यान से देखा करें, रोजाना उस क्लास में आप आ सकते हैं। सर 4 बजे रीजनिंग क्लास है पेड, हाँ तो देख लीजिए, 4 बजे रीजनिंग क्या तो चल जाएगा। अदरवाइज आप दूसरे टाइम पर भी इसको रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, दूसरे टाइम पे आप उसको रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई खास वो नहीं है। दूसरे टाइम पे आप उसको रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जो लोग लाइव आ सकते हैं लाइव आ जाए। ठीक है, पर डे देख लिया करो। टेलीग्राम चैनल आप सभी ने ज्वाइन कर रखा है ना? आप सभी ने टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही रखा होगा। वहां पर मैं रोजाना वीडियो की लिंक भेज देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें कराता हूँ। ठीक है, आज की लिंक मैं आप सभी को भेज दे रहा हूँ। आज की लिंक मैं आप सभी को भेज दे रहा हूँ जो मैंने आज कराई है। उसमें आप देखोगे, तो आज की क्लास में हमने ज्योग्राफी के वे क्वेश्चन कराए हैं जो सी टेट में हर बार पूछे गए। और जाहिर सी बात है, अगर सी टेट में पूछे गए तो कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिंक जो है आपके पेस्ट कर दी है। आप लोग एक बार जाकर के इस लिंक पे को सेव कर लें, लाइक कर दें सेशन को, और रोजाना इसको देखें। टेलीग्राम चैनल एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से आप ज्वाइन कर लें, वहां पर इसका लिंक आपको प्रतिदिन मिल जाएगा। चलो अब हम आगे चलेंगे। अगले देश के बारे में बात करेंगे। इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर एक देश है भूटान। हाँ दे दो, पानी देना मुझे। अब हम बात करेंगे भूटान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भूटान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लाइक कर दिए सर, चलिए बहुत बड़ी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा जी,
धन्यवाद डॉक्टर शशि कुमारी जी। और मतलब अनु कीर्ति अनु, लाइक करवाना मेरा उद्देश्य नहीं था कि नहीं आप केवल मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मतलब ये मेरा उद्देश्य नहीं था। आप लाइक कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है आप, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि आप एटलीस्ट उसको जाकर के देखें, उसको आप जाकर के देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं सर का लिंक नहीं पता। नामिका कुमारी जी, रोजाना शाम को 4 बजे यूट्यूब पे क्लास चलती है, बढ़िया वाली। इस क्लास के बाद देखेंगे, जरूर देखा करो रोजाना। चलो भूटान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखिएगा भूटान की राजधानी थिम्पू है। लिखिएगा भूटान की राजधानी थिम्पू है तथा इसकी मुद्रा नगुल्ट्रम है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा इसकी क्या हो जाएगी? नगुल्ट्रम हो जाएगी। भूटान कैपिटल इज थिम्पू एंड करेंसी नगुल्ट्रम। आज गुरु पूर्णिमा है। लोग कहते हैं गुरु पूर्णिमा का मतलब है प्राचीन समय में जब गुरु लोग से जब शिक्षा ली जाती थी तो उसको क्या कहते थे भैया? उसको गुरु पूर्णिमा कहते थे। क्या कहते थे उसको? उसको गुरु पूर्णिमा कहते थे। गुरु से शिक्षा लेना, और गुरु कोई भी हो सकता है, किसी से भी आप सीखिए। हमारी वीडियो चाहे रिकॉर्डेड देखिए, चाहे 4 बजे लाइव आकर के जुड़िए, कैसे भी जुड़िए, आप बस वीडियो को देखिए। पेपर तभी पास होगा निरंतर मेहनत करने से। दत्तात्रेय का आपने नाम जरूर सुना होगा। दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 27 गुरु बनाए थे, 27 टीचर्स। ये सारी बात है। आगे बात करेंगे तो इसकी कैपिटल थिम्पू है और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? नगोल्ट्रम हो जाएगी। अगला पॉइंट लिखिएगा। देखिए भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। भूटान शेयर बॉर्डर विथ 4 स्टेट ऑफ इंडिया। भूटान शेयर्स बॉर्डर विथ 4 स्टेट ऑफ इंडिया। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 4 राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, 4 जो है राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। देखिए भूटान की मूल जनजाति, भूटान की मूल जनजाति, भूटान की मूल जनजाति को ड्रैगन पीपल कहा जाता है। ड्रैगन पीपल कहा जाता है। भूटान की मूल जनजाति। The title of dragon people has been given. The title of dragon people has been given to the original tribe of Bhutan. Original tribe of Bhutan. Original tribe of Bhutan. The title of dragon people has been given to the original tribe of Bhutan. ठीक है।
ठीक है। रजिया सुल्तान के ड्रैगन, अरे हाँ भैया, एक टाइटल है, टाइटल तो किसी को भी दे सकते ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अगला पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, भूटान क्या है? आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इसको कार्बन नेगेटिव देश कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं इसे, CARBON, कार्बन नेगेटिव देश कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? कार्बन नेगेटिव देश का क्या मतलब है? तो कार्बन नेगेटिव देश का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन का जो प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे जो कार्बन का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है। एक मिनट का समय देना। कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा कम होता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे, कम होता है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ये इसको कार्बन नेगेटिव देश कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे कार्बन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, कार्बन क्योंकि इतना इंडस्ट्री नहीं है, ऊपर से क्या भैया, ऊपर से हिमालय की गोद में बसा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कार्बन नेगेटिव देश कहते हैं। जबकि अगर आप कहेंगे कि सर ये बताएं सर, कार्बन पॉजिटिव देश किसे कहते हैं, तो चाहो तो लिख लो यहाँ पे कि कार्बन पॉजिटिव देश चाइना को कहते हैं, कार्बन पॉजिटिव देश चीन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? चीन कहलाता है। कार्बन पॉजिटिव देश कौन कहलाएगा भैया? चीन कहलाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है जी, क्लियर है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन जो है प्रोडक्शन वहीं पे होता है, ध्यान रखिएगा। कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर भैया, चलिए। अच्छा, क्योंकि जब बात जिक्र हुई है, ध्यान रखना दोस्तों, जब ये जिक्र हुई है बात यहाँ पे कार्बन नेगेटिव देश, कार्बन पॉजिटिव देश की, तो इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा, क्योंकि कार्बन क्या होता है, बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण करती है। तो दो चार पॉइंट आप इंपोर्टेंट पॉइंट्स डाल के लिख सकते हैं वहां पे। कोई पेज खाली है? नहीं खाली, कोई नहीं। आप यहाँ पे कहीं पर भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स डाल के लिख सकते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। कार्बन से लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग गैस है, प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ग्लोबल वार्मिंग को क्या बोलते हैं? वैश्विक तापमान। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेन ग्लोबल वार्मिंग गैस, प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित, पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित है 1992 का रियो डे जेनेरियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो समिट 1992 आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरणीय सम्मेलन से, सॉरी माफ करिएगा, पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित है।
ठीक है, बात क्लियर है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, ये पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है आपके। लिखिएगा, लिखिएगा रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के, इसका चार्जर लगा दीजिए। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, रियो डे जेनेरियो सम्मेलन के दौरान 21 प्रमुख घोषणाएं की गई थी। 21 प्रमुख घोषणाएं की गई थी, जिसे एजेंडा 21 कहते हैं, जिसे एजेंडा 21 कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे एजेंडा 21 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एजेंडा 21 कहते हैं। सर आपकी राइटिंग समझ नहीं आती है। प्रिया भारती जी, बोल तो रहा हूं ना। एक एक चीज तो मैं बोल रहा हूं, एक एक चीज तो मैं बोल रहा हूं, बताइए। दिख नहीं रहा, ऐसा कैसे होता है? इंटरनेट की क्वालिटी ठीक है, सब कुछ देख तो रहा है भैया, क्लियर तो दिख रहा है। हाँ बोल दे रहा हूँ, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है ना। वो तो मैं बोलता जा रहा हूँ ना, इसलिए मुझे लगा आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। पहला लिख लीजिए, पहला मैंने बोला भैया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग गैस है। अगला पॉइंट लिखिएगा, पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित है 1992 का रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित है 1992 का रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन आर रिलेटेड टू environment conservation held in 1992, a city named Rio de Janeiro in Brazil country। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, there are 21 announcement in Rio de Janeiro summit in 1992 are called agenda 21। उसको हम क्या कहते हैं? एजेंडा 21 कहते हैं। देखिए अगला पॉइंट, इसी समय पर, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी समय पर सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, इसी समय पे सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और जो है विचार दिया गया, थॉट दिया गया। ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट लिखें, इसको भी लिख लीजिए यहां पे। देखिए सतत पोषणीय विकास का अर्थ है, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट means the carefully utilizing of resources,
Sustainable development means the carefully utilizing of resources. सतत पोषणीय विकास का अर्थ है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि ताकि वे भविष्य की पीढ़ी हेतु बचे रहें ताकि वे भविष्य की पीढ़ी हेतु बचे रहें सो दैट ताकि वे भविष्य की पीढ़ी हेतु बचे रहें। The resources of present also take care of future generation। ठीक है, चलो ठीक है भैया। कंचन प्रजापति जी को ऊपर वो कमेंट दिख गया होगा, जो मेरे ऊपर कमेंट को पिन किया हो वो दिख गया होगा। लीजिए साहब, कमेंट पिन किए को हटा देते हैं, वो आपकी जरूरत के लिए किया गया था। सबका छूट रहा है। सोनिया सद्दाक जी क्या छूटेगा सर? स्लाइड पर लिख दीजिए लार्ज साइज में। मैडम जी बोल रहा हूँ, बोल बोल के लिख नहीं पा रहे हो, कैसी काम चलेगा बताइए? एक एक लाइन हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर बोल रहा हूँ। किस किस का छूट रहा है भाई, जरा बताना। डन सर, डन सर, लिख लिए सर। इतना आराम से बोल रहे हैं भैया। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि भविष्य की पीढ़ी हेतु वह सुरक्षित रह सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स the carefully utilizing of resources so that it will remain for future generation। फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बना रहे। क्या बना रहे भैया? फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बना रहे। ठीक है, अब इतने पे भी नहीं हो पा रहा भैया, तो क्या ही कह सकते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? चलिए अब हम आगे चलेंगे। अब हम जिस देश पर आएंगे वह देश क्या हो जाएगा? जो नीला नीला आपको दिख रहा है, अब हम उस देश पर आएंगे। और वह देश कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा देश है भैया? वह देश है बांग्लादेश। अब हम बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश, आप बांग्लादेश के बारे में तो जानते हैं कि पहले बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं था। इसको पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, लेकिन बाद में ये क्या हो गया भैया? बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र हो गया। ठीक है, क्लियर भैया? आगे चलेंगे तो इसमें पहले इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। जी हाँ, पहले ये, ठीक है, पहले ये इंडिया में था, फिर पूर्वी पाकिस्तान के नाम से आजाद हुआ 1971 में, मतलब 1947 में आजाद हुआ था। फिर ये 1971 में बांग्लादेश के नाम से बन गया। तो इसमें लिखेगा, बांग्लादेश को लिखेगा, लिखिए इसे इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। इस देश को पहले इस देश को पहले इस देश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। इनिशियली
बांग्लादेश इज ऑल्सो नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। कितना अच्छा है ना, राइटिंग का टेंशन ना, और कुछ आसानी से लिख पा रहे हैं। चलिए ठीक है। बांग्लादेश में आपने क्या लिखा, इस देश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। आप लोग बीपीएससी वालों की प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकती, इतनी प्रॉब्लम है आपकी, इसका कोई जवाब नहीं। सभी की अलग अलग प्रॉब्लम है। पहले करे से लिख लिख के पढ़ाओ, लिख लिख के पढ़ाना शुरू किया, हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ, वो पढ़ा दिया, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी ही रहेंगी आप। ठीक है, तो इस देश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा 1971 में 1971 में इसे बांग्लादेश नाम दिया गया, बांग्लादेश नाम दिया गया। ठीक है, इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान known as बांग्लादेश, बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। लिखिए, यह भारत के, देखिए यह भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। यह भारत के, यह भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है, सीमा स्पर्श करता है। बांग्लादेश शेयर्ड बॉर्डर, बांग्लादेश शेयर बॉर्डर विथ 5 स्टेट ऑफ इंडिया, 5 स्टेट ऑफ इंडिया। बांग्लादेश शेयर्ड बॉर्डर 5 स्टेट ऑफ इंडिया। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 असम, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 मिजोरम, नंबर 5 त्रिपुरा, नंबर 5 त्रिपुरा। ठीक है, ओके, 5 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिए भारत के सभी पड़ोसी देशों में, भारत के सभी पड़ोसी देशों में बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। भारत के सभी पड़ोसी देशों में बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। कोष्टक में लिख लीजिएगा 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। ऑल दी फ्रंटियर कंट्री ऑफ इंडिया, ऑल दी फ्रंटियर कंट्री ऑफ इंडिया, बांग्लादेश शेयर्ड मैक्सिमम बॉर्डर विथ इंडिया। ऑल दी फ्रंटियर कंट्री ऑफ इंडिया, बांग्लादेश शेयर्ड मैक्सिमम बॉर्डर विथ इंडिया। कोष्टक लिख लेना 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। फोर 4096 किलोमीटर। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका
के नारायणगंज में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के नारायणगंज में अंतरराष्ट्रीय जूट उत्पादन केंद्र स्थित है। अंतरराष्ट्रीय जूट उत्पादन केंद्र स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के नारायणगंज में अंतरराष्ट्रीय जूट उत्पादन केंद्र स्थित है। इंटरनेशनल जूट प्रोडक्शन सेंटर इज लोकेटेड International Jute Production Center located at Narayanganj in Dhaka, capital of Bangladesh, in Dhaka. ठीक है, अगला पॉइंट लिखेगा। देखिए, बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है जीके की दृष्टि से। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। बांग्लादेश को क्या कहते हैं भैया? नदियों का देश कहते हैं। बांग्लादेश इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ रिवर्स। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। बांग्लादेश इज ऑल्सो नोन एज कंट्री ऑफ रिवर्स। कंट्री ऑफ रिवर्स। अच्छा, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं आप। अमरीश यादव कह रहे हैं वाई, क्यों? क्योंकि मेरा मन हुआ इसलिए हमने नाम दे दिया भैया। मुझे अच्छा लग रहा था, इसे मैंने नाम दे दिया। आज से पहली बार मैंने नाम दिया भैया। जितना बढ़िया से इंग्लिश में आपने लिख दिया वाई, WHY है। नदियों के देश का मतलब क्या होता है? अधिकतम नदियां वहां पे बहती हैं, बड़ी बड़ी प्रमुख नदियां वहां पे बांग्लादेश में जाकर के गिरती हैं, इसलिए इसको नदियों का देश कहते हैं। मतलब कमेंट इतने रैपिडली करते हो, मास्टर को बोलने का मौका नहीं देते। पता नहीं लिख भी पाते हो, लिख पाते हो, मैं बोल नहीं पाया हूँ तब तो भाई साहब ने कमेंट कर दिया वाई। पता नहीं इन्होंने लिखा था नहीं लिखा था। और कॉमन सेंस की बात है, नदियों का देश कहेंगे तो भाई जाहिर सी बात है वहां पे नदी अधिकतम होंगी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि नहरों का देश किसको कहते हैं, क्या जवाब देंगे आप? नहरों का देश। जरा अमरीश जी जवाब दें, जो भाई लिख रहे थे कमेंट में। अमरीश यादव जी जरा आप जवाब दें। पनामा, बहुत बढ़िया। देख ले रितेश कुमार, तेरा कमेंट है भाई, देख ले। अमरीश यादव का कमेंट था ना वाई, इनको ये नहीं पता नहरों का देश कितने हैं। अमरीश रितेश कुमार कमेंट करा, आप चिढ़ क्यों जाते हैं सर जब बच्चे पूछते हैं? हम इसलिए चढ़ जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं महाबुद्धिमान, उनको खुद तो कुछ आता नहीं, ना ही कुछ पढ़ेंगे, लेकिन मास्टर से कमेंट करके जरूर पढ़ेंगे। अरे भैया, जब सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें पढ़िए ना। जरा रितेश कुमार तो जवाब दियो मेरे भाई कि नहरों का देश किसे कहते हैं। मैं देखू, चल मैं तो चिढ़ जाता हूँ, चल तू तो बढ़िया बालक होगा, तू तो बढ़िया पढ़ रहा होगा, जरा जवाब दियो रितेश, नहरों का देश किसे कहते हैं? टाइम टाइम फिस होगी, गूगल पे सर्च करने लग गया होगा ना। दैट्स वाई बाकी के जो विद्यार्थी लाइव पढ़ रहे हैं, पढ़िए। इसीलिए मैं चिढ़ जाता हूं क्योंकि बिना जानकारी के आप लोग कमेंट बहुत सारी करते हो, जबकि सीखने की कोशिश नहीं करते। आप लोग सीखने की कोशिश करिए, कमेंट मत करिए ना। कमेंट क्वेश्चन की करिए, फालतू के कमेंट बैठे ठाले। चलिए, तो नहरों का देश किसको कहेंगे याद रख लीजिएगा। तो नहरों का देश कहते हैं पाकिस्तान को। नहरों का देश किसको कहेंगे? पाकिस्तान को। अब आप कहेंगे वाई, तो ये बहुत सारी नहरें वहां पे निकालेगी, इसलिए कंट्री ऑफ कैनाल नोट करके चाहो तो लिख सकते हो, नोट करके चाहो तो लिख सकते हो। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। द बिगेस्ट रिवर डेल्टा इन द वर्ल्ड इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। बिगेस्ट लार्जेस्ट कुछ लिख लीजिए, दोनों एक इसी के नाम रिकॉर्ड है। द लार्जेस्ट रिवर डेल्टा इन द वर्ल्ड इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, also known as the Sundarban Delta, also known as the Sundarban Delta। देखिए, इस डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया गया है। इस डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया गया है। सुंदरबन डेल्टा is formed by Ganga and Brahmaputra river, formed by Ganga and Brahmaputra river। ठीक है, अगला पॉइंट लगेगा। देखिए, सुंदरबन डेल्टा को 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सुंदरबन डेल्टा को 1987 में विश्व धरोहर सूची की विश्व धरोहर 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सुंदरबन डेल्टा also included in the UNESCO World Heritage List। The Sundarban Delta included in the UNESCO World Heritage List in 1987। in 1987। ठीक है, 1987 में शामिल किया गया। ठीक है भैया, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जरा आप थोड़ा सा नीचे आए, ऊपर जरा आप एक बार ध्यान से देखें। चाइना के बारे में हमने शायद पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा चाइना के बारे में। चाइना के बारे में पढ़ाएंगे, है ना। यहाँ पे हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, अफगानिस्तान के बारे में पढ़ा, नेपाल के बारे में पढ़ा, भूटान के बारे में पढ़ा, इधर बांग्लादेश के बारे में पढ़ा, इधर श्रीलंका के बारे में पहले पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर एक छोटा सा देश पड़ता है, द्वीपीय देश है, जिसका नाम क्या है? मालदीव। मालदीव क्या भैया? मालदीव। तो हम यहाँ पे मालदीव्स के बारे में बात करेंगे। क्या हुआ भाई इसको? ओह शिट, हट गया। ठीक है, दोबारा लगाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे भैया? मालदीव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भैया, क्लियर? तो मालदीव्स के बारे में रखेंगे। जैसे बाकी के देश भारत के साथ जमीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, वैसे मालदीव भारत के साथ जली सीमा साझा करता है, पड़ोसी देश है। ठीक है,
छोटा सा देश है, आप चाहें तो एक बार कर सकते हैं। कह रहे हैं तो कल की क्लास में करा देंगे। चलिए ठीक है, कल हम यहीं से आगे बात करेंगे, मालदीव देश से बात करेंगे और फिर अन्यत्र देशों की तरफ आगे चलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर। आप सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। चलते चलते भैया एक बार फीडबैक जरूर देना, क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।